हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पशुपालन विभाग में एक नई भर्ती पशु परिचर भर्ती या हम कहीं एनिमल अटेंडेंट भर्ती को शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो सेशन के माध्यम से हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिटेल से डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो एनिमल अटेंडेंट भर्ती है, पशु परिचर जो भर्ती है, इसका सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, जो पोस्टिंग इसमें मिलने वाली है, कहाँ इसकी पोस्टिंग मिलने वाली है, क्या इसमें इसका वेतनमान इसका रहने वाला है, क्या इसमें वर्क रहने वाला है पोस्टिंग मिलने के बाद में, इन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पशु परिचर भर्ती के सिलेबस से, यानी कि जो शुरुआत है हमारी कहां से रहने वाली है, इसकी भर्ती के सिलेबस से। देखिए जहां तक बात आती है सिलेबस की, तो देखिए जो पशु परिचर जो भर्ती का सिलेबस है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर बात करें पार्ट ए की, पार्ट ए, और दूसरा कौन सा है? पार्ट बी। यानी कि पशु परिचर भर्ती के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं हम सिलेबस को, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर पार्ट बी वाले पोर्शन की अगर बात करें तो पार्ट बी के अंदर पशुपालन का पोर्शन दिया गया है। इसका दिया गया है पार्ट बी के अंदर पशुपालन। यहां हम कहीं एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। इनको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पार्ट ए की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पार्ट ए का जो पोर्शन है वो कितने नंबर का रहने वाला है? 105 नंबर का रहने वाला है। यानी कि यहां से 105 क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं और क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी कितना रहने वाला है? 105 क्वेश्चन यहां से आने वाले, जिसके अंदर राजस्थान की जीके शामिल की गई, थोड़ा बहुत करंट अफेयर, हम कहीं समसामयिक जो विषय है उसको शामिल किया गया। इसके अलावा जनरल साइंस भी इसमें शामिल की गई। इसके अलावा जो पशुपालन का जो बी पार्ट है, ये कितने नंबर का रहने वाला है? ये 45 नंबर का पोर्शन रहने वाला है। या हम कहीं इसमें 45 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और पशुपालन पार्ट बी सिलेबस को हम क्या करेंगे? डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पशुपालन सिलेबस। देखिए पशुपालन के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि पशुपालन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। पशुपालन या हम कहें एनिमल हस्बेंड्री, देखिए दोस्तों जहां बात आती है एनिमल हस्बेंड्री की, जो एनिमल हस्बेंड्री है कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो कौन सा होता है? एनिमल, और दूसरा कौन सा है? हस्बेंड्री। एक तो कौन सा है? एनिमल, और दूसरा कौन सा है? हस्बेंड्री। देखिए जहां बात आती है नेचर की, अगर हम बात करें, प्रकृति की हम बात करें, तो प्रकृति में बहुत सारे एनिमल्स हैं। शेर है, चीता है, भालू है, लोमड़ी। क्या इन सभी का अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं? नहीं, केवल जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो पालतू जानवर है, जो पालतू जानवर की श्रेणी में है, उन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? एनिमल के दौरान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी पालन, यानी कि वे सभी पशु जिनसे किसान को आय की या धन की प्राप्ति होती है, या हम कहें ऐसे पशु जो किसान के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। उन सभी पशुओं का अध्ययन हम किसके अंदर करने वाले हैं? एनिमल्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है हस्बेंड्री, और जो हस्बेंड्री है ये किससे लिया गया है? हस्बैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? हस्बैंड से लिया गया है। और हस्बैंड को क्या कहते हैं हिंदी में? पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पति का कार्य क्या होता है? देखरेख करना। किसकी? वाइफ की देखरेख करना, या हम कहें पत्नी की देखरेख करना। उसी प्रकार इसका अर्थ हमने क्या निकाला? टू केयर। क्या कह रहे हैं? टू केयर, यानी कि केयर किसकी करने वाला है? ये जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। और यहां पर हम ले रहे हैं कौन? पशुपालक। कौन ले रहे भाई? पशुपालक। यानी कि जो पशुपालक है वो किनकी केयर करने वाला है? इन सभी एनिमल्स की केयर करने वाला है, इनकी देखरेख करने वाला है। देखरेख कैसे करने वाला? अगर एक परिभाषा के रूप में हम कहें कि वह साइंस, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत
एनिमल का मैनेजमेंट, कौन से एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल है उनका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के दौरान वो क्या देखने वाला है, उनका आवास देखने वाला है। आवास के अंदर कैसा, जो छोटे पशुओं का जो आवास होता है वो अलग होता है, बड़े पशुओं का आवास अलग होता है, गाय भैंस का आवास अलग होता है, भेड़ बकरी का आवास अलग होता है। वो तो क्या कहलाता है, आवासीय मैनेजमेंट कहलाता है, क्या हम कहें आवासीय प्रबंधन कहलाता है। इसके अलावा वो देखने वाला है इनका आहारीय प्रबंधन, यानी कि सबसे पहले तो वो क्या देखने वाला है, इनका आवास, उसके बाद में इनका आहार। ठीक है, जैसे छोटे पशु का आहार अलग होता है, बड़े पशु का आहार अलग होता है, जो प्रजनित जो पशु होते हैं उनका आहार अलग होता है, जो बुजुर्ग श्रेणी के जो पशु होते हैं उनका आहार अलग होता है। उसी प्रकार से ये क्या कहलाता है, आहारीय प्रबंधन कहलाता है। इसी के साथ ही देखने वाला है पशु प्रजनन। क्या देखने वाला है, पशु प्रजनन, यानी कि पशुओं में प्रजनन की जो क्रिया है, यानी कि जो मादा पशु है किस समय वो हीट में आ रहा है, किस समय ताव में आ रहा है, गर्भकाल की जो अवधि है, पशु के जो ब्याने की जो अवधि है वो कितने टाइमिंग की है, मध्य चक्र क्या है, मध्यकाल क्या है, वो सारी अवस्थाएं, पशु को किस समय प्रजनित करवाना है, किस समय नहीं करवाना है, वो सारी की सारी क्रियाविधि वो देखने वाला है। वो क्या कहलाएगा, पशु प्रजनन प्रबंधन कहलाएगा। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य, इसके अलावा पशु स्वास्थ्य, यानी कि एनिमल मैनेजमेंट के दौरान ये सभी चीजें देखने वाला है। स्वस्थ पशु कैसे ठीक रखा, अगर स्वस्थ पशु है तो वो कैसे ठीक रहेगा, अस्वस्थ पशु है तो वो कैसे ठीक रहेगा, यानी कि स्वस्थ और अस्वस्थ पशु की पहचान करना ये उनका क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी कि हमने कहा एनिमल हस्बेंड्री के दौरान आवासीय प्रबंधन, आहारीय प्रबंधन, पशु प्रजनन और पशु के स्वास्थ्य को देखरेख करते हुए अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाता है। ठीक है, इसको हमने एक लाइन में समझा है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पशुओं का मैनेजमेंट, एनिमल का मैनेजमेंट, पशु प्रबंधन, कौन कौन सा प्रबंधन देखने वाला है, उनका आवासीय प्रबंधन, आहारीय प्रबंधन, पशु प्रजनन प्रबंधन, इसके अलावा पशु स्वास्थ्य की देखरेख करते हुए अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई किसकी, एनिमल हस्बेंड्री की या पशुपालन क्या होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम थोड़ा सा डिटेल पे जाते हैं कि इस एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन दिया हुआ है इसके सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हमने क्या किया, इस सिलेबस को आसान तरीके से याद करने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया ताकि इसके सिलेबस को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो इसके सिलेबस को आसानी से समझने के लिए हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट हम लेने वाले हैं, पहला पार्ट, ठीक है, कौन सा, एलपीएम का। देखिए एलपीएम को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अगर हिंदी में बात करें तो इसे पशुधन प्रबंधन कहा जाता है। पशुधन प्रबंधन, अगर हिंदी में अगर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, पशुधन प्रबंधन इसे बोला जाता है। यानी कि पशुधन प्रबंधन के दौरान एक पार्ट हमने लिया और यहां पर कौन कौन से एनिमल्स का हम देखने वाले हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी, यानी कि इन सभी का एनिमल मैनेजमेंट इसके दौरान हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है, सबसे पहले तो हमने देखा कि इसमें क्या लिया हमने पार्ट, एलपीएम पशुधन प्रबंधन का लिया। एलपीएम की फुल फॉर्म क्या है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए लाइव किस लिए कह रहे हैं, अगर इस लाइव की हम बात करें, यानी कि ऐसा धन जो किसान या पशुपालक के पास में जीवित अवस्था में, वही क्या कहलाता है, पशुधन प्रबंधन कहलाता है। यानी कि ऐसा धन जो किसान या पशुपालक के पास में जीवित अवस्था में होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी से किसान को जीवित अवस्था में प्रोडक्शन मिलता है जिससे उसे आय की प्राप्ति होती है, यही क्या कहलाता है, पशुधन प्रबंधन कहलाता है। देखिए दोस्तों, इस पशुधन प्रबंधन के दौरान हमने इन एनिमल्स को अध्ययन करने वाले हैं। और इन एनिमल्स की अगर बात करें, जैसे गाय की अगर बात करें, गाय से रिलेटेड जैसे मान लीजिए बेसिक जानकारी से लेकर हम एडवांस नॉलेज तक डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसके सिलेबस के कारण जिसकी बेसिक की बातें, यानी कि गाय से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें रहने वाली है उन बेसिक बातों को हम डिस्कस करेंगे। और एडवांस नॉलेज की अगर हम बात करें तो गाय से रिलेटेड जितनी भी नस्लें आती हैं,
गाय से रिलेटेड जितनी भी नस्लें आती है, और नस्लों में जहां तक हम देखते हैं कि नस्लों में केवल 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं। 3 जगह से क्या बनते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ के ओरिजिन से। कहां से बनता है ओरिजिन से, या हम कहें इसके उत्पत्ति क्षेत्र से। जैसे मान लीजिए कोई थार पारकर नस्ल की गाय है, थार पारकर, जैसे मान लीजिए थार पारकर नस्ल की गाय है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति कहां है। तो कहां इसकी उत्पत्ति रहने वाली है। उत्पत्ति की अगर बात करें तो थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति कहां से है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन ठीक होने वाला है। यानी कि पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा, ओरिजिन से बनेगा। दूसरा बनने वाला है विशेषताओं से। विशेषता, या हम कहें इस किसी जानवर का हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर देगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये विशेषता किस जानवर की है। जैसे मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन आता है कि जलेबी नुमा सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है, तो कौन सी नस्ल आने वाली है, मुर्रा नस्ल। ठीक है, क्योंकि जो जलेबी नुमा सींग होते हैं वो किस भैंस की नस्ल की विशेषता है, जलेबी नुमा सींग। तो ये क्या हो गया, मुर्रा नस्ल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया, एक स्पेसिफिक विशेषता हो गई जो किसकी पूछी गई है, विशेषताओं में। ठीक है, तीसरा बनने वाला है इसकी यूटिलिटी से। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। क्या होता है, उपयोग। यानी कि उपयोगिता क्या है, यानी कि जानवरों को किस कार्य में उपयोग में लिए जा रहे हैं। देखिए जानवरों से अगर बात कर रहे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, जिनसे किसका प्रोडक्शन मिल रहा है, अभी मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि दूध का उत्पादन हो रहा है। इसका जो गोबर होता है उससे खेतों में खाद की आपूर्ति हो रही है। इनके जो बैल होते हैं उनको कृषि कार्यों के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, तो उपयोगिता के दौरान भी ये रहने वाला है कि किस नस्ल के बैल कृषि कार्यों के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, किसका मिल्क प्रोडक्शन गाय का अच्छा होता है, किसका सर्वाधिक होता है। यानी कि इन सभी बातों को लेकर हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने कहा कि पहला पार्ट सिलेबस के दौरान हमने कौन सा लिया है, एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसे पशुधन प्रबंधन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा धन जो किसान या पशुपालक के पास में जीवित अवस्था में होता है जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है, वही क्या कहलाता है, पशुधन प्रबंधन कहलाता है। इन सभी जानवरों को हम डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा पहला पार्ट पशु परिचर भर्ती को लेकर। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने लिया वेटनरी साइंस। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं, सेकंड पार्ट हमारा रहने वाला है वेटनरी साइंस। देखिए दोस्तों, तो सेकंड पार्ट हमारा कौन सा रहने वाला है, वेटनरी साइंस का रहने वाला है। तो वेटनरी साइंस के दौरान हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इसमें हमने टॉपिक लिए हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने कौन सा लिया इसमें, कृत्रिम गर्भाधान। कौन सा लिया है, कृत्रिम गर्भाधान, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कास्ट्रेशन, या हम इसे बोलेंगे बधियाकरण। सेकंड टॉपिक कौन सा लिया हमने, बधियाकरण या कास्ट्रेशन। इसके अलावा संकर प्रजनन। तीसरा टॉपिक हमने कौन सा लिया है, संकर प्रजनन। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पशु स्वास्थ्य। कौन सा आता है, पशु स्वास्थ्य, और इसमें हम देखने वाले हैं बीमार व स्वस्थ पशु की पहचान एवं उनमें रोग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट हमने लिया है, चौथा पार्ट हो गया हमारा पशु स्वास्थ्य या बीमार पशु की पहचान और उनके होने वाले रोग। इसके अलावा पशुओं में टीकाकरण, पशुओं में टीकाकरण। नेक्स्ट आता है भेड़ व बकरियों का
वार्षिक कैलेंडर। देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट हमने लिया है कौन सा, वेटनरी साइंस का। और वेटनरी साइंस के द्वारा हमने कुछ टॉपिक रखे हैं मोस्ट कौन कौन से आते हैं। जैसे एक तो आता है कृत्रिम गर्भाधान, या हम कहें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। में से कहा जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान से भी इसमें टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक तो देखेंगे कि कृत्रिम जो गर्भाधान होता है, या हम कहें गर्भाधान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, नेचुरल मेथड होता है, और दूसरा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल मेथड होता है। यानी कि इन दोनों ही मेथड को हम देखने वाले हैं कि प्राकृतिक तरीके से अगर पशुओं में गर्भाधान की क्रिया करवाई जाती है तो वो किस प्रकार से करवाई जाती है, और अगर आर्टिफिशियल करवाना पड़ता है गर्भाधान तो कौन सा मेथड वहां पर काम में लिया जाता है, या किस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान की क्रियाविधि करवाई जाती है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे टॉपिक के माध्यम से। सेकंड आता है कास्ट्रेशन, या हम कहें बधियाकरण। देखिए जहां बात आती है बधियाकरण, यानी पशुओं के अंदर जो बधियाकरण की जो क्रिया है वो किस लिए की जा रही है, कौन कौन से इसके मेथड है, कि ओपन मेथड के माध्यम से बधियाकरण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है, या क्लोज मेथड के माध्यम से जो बधियाकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है। अच्छा मेथड कौन सा रहने वाला है बधियाकरण के लिए, और किस लिए पशुओं के अंदर ये बधियाकरण की क्रिया की जा रही है, इन सभी बातों को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कास्ट्रेशन टॉपिक के दौरान। ठीक है। तीसरा आता है संकर प्रजनन, यानी कि संकर नस्ल सुधार जो कार्यक्रम है, संकर प्रजनन की अगर अपन बात करें, इसको भी हम इस टॉपिक के माध्यम से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है पशु स्वास्थ्य, बीमार और स्वस्थ पशु की पहचान कैसे करेंगे, और पशुओं में होने वाले जो रोग हैं, बैक्टीरियल कुछ रोग आपके दे रखे हैं, इसके अलावा हम कहें वायरल कुछ बीमारी हैं, कुछ मुर्गी की इसमें डिजीज आपको दी हुई है सिलेबस के दौरान, उन सभी डिजीज को लेके, उन सभी बीमारियों को लेके हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा पशुओं में टीकाकरण जो वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है कि बीमारी कौन कौन सी होती है, कौन कौन से उनमें टीके लगे जाते हैं पशुओं के अंदर, एचएस का टीका कब लगता है, एफएमडी का कब लगता है, इन सभी जो टीकाकरण जो वैक्सीनेशन है उन वैक्सीनेशन शेड्यूल को हम देखने वाले हैं। इसके अलावा भेड़ और बकरियों का वार्षिक जो कैलेंडर है कि भेड़ और बकरियों में शुरुआती नवजन्म की अवस्था से लेकर, देखिए जिस प्रकार से हमने कहा कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसको क्या लग जाता है, टीका लग जाता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 24 घंटे के बाद में तीसरे दिन लगता है, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, उसके बाद में महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर, 3 साल में, फिर उसके बाद में 5 साल पर उसका टीका लगता है। वो क्या हो गया, इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल हो गया वार्षिक साप्ताहिक। ठीक है। इसी प्रकार से भेड़ बकरियों का हम भी वार्षिक कैलेंडर देखने वाले हैं कि कौन कौन से टीके कब कब इनको लगने वाले हैं। तो ये सभी जो टॉपिक है हम किसके दौरान पढ़ने वाले हैं, वेटनरी साइंस के दौरान पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहां तक हमने सिलेबस का 50% भाग को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पार्ट 3 कि सिलेबस का हम एनालिसिस कर रहे हैं और इसको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब भी किसी भी भर्ती की तैयारी की जाती है तो उसके लिए एक रणनीति यही बनाई जाती है कि सबसे पहले हमें सिलेबस का डिस्कस करना होता है कि सिलेबस किस प्रकार का है, या हम कहें कि सिलेबस हमारे पूरा जो कंप्लीटली रूप से क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग रहकर क्या की जाती है, तैयारी की जाती है। तो तीसरा पार्ट कौन सा रहने वाला है, पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 हमने लिया है किससे रिलेटेड, डेयरी साइंस से रिलेटेड। तो पार्ट 3 हमने कौन सा लिया है, डेयरी साइंस, यानी कि डेयरी नाम से पता लग रहा है, यानी कि दूध और दूध से उत्पादन संबंधी सब कुछ चीज इसमें रहने वाली है। तो इसमें पहला टॉपिक हमने कौन सा लिया, दूध व दुग्ध उत्पादन। ठीक है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक हमने लिया इसमें दुग्ध दोहन और दुग्ध श्रावण काल। दुग्ध दोहन और दुग्ध श्रावण काल। तीसरा हमने लिया स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। इसके अलावा चौथा टॉपिक हमने लिया मांस, दूध, ऊन, अंडे में राज्य व देश में स्थान। ठीक है। इसके अलावा पांचवा टॉपिक हमने लिया डेयरी विकास की गतिविधियां। ठीक है। इसके अलावा छठा टॉपिक हमने लिया है मांस, दूध और अंडा में प्रति व्यक्ति उपलब्धता।
प्रति व्यक्ति उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, तीसरा पार्ट हमने कौन सा लिया है पशु परिचर भर्ती का। तीसरे पार्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। डेयरी साइंस का हमने टॉपिक लिया है। इसके अंदर दूध से रिलेटेड जो भी टॉपिक आया उसको हमने इसमें ऐड किया है। कौन कौन से टॉपिक को, दूध व दूध से उत्पादन, यानी कि मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त हमें हो रहे हैं, उन सभी प्रोडक्ट का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। दूध से बनने वाले जो भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का हम अध्ययन करने वाले हैं। सेकंड आता है दुग्ध दोहन या दुग्ध श्रावण काल, यानी कि दुग्ध दोहन, दूध को निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनके माध्यम से दूध को दोहन किया जाता है, निकाला जाता है, कितनी मिनट में दुग्ध दोहन की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, कौन कौन से इसके मेथड होते हैं, अंगूठा या थंब रूल जो मेथड होता है, अंगूठा विधि के द्वारा जो मेथड होता है वो बेकार मेथड होता है या सही मेथड होता है, इन सबको लेकर भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पूर्ण हस्त विधि क्या होती है, अंगूठा विधि क्या होती है, चुटकी विधि क्या होती है। अगर मान लीजिए मशीनों के द्वारा अगर पशुओं में दूध निकाला जा रहा है और थनों में अगर दूध बच जाता है तो उसके बाद में उस बचे हुए थन के दूध को कैसे निकाला जाए, कौन सा मेथड उसके लिए उपयोगित होता है, उन सभी बातों को ले भी हम डिस्कस करेंगे। दुग्ध श्रावण काल, पशु का जो लैक्टेशन पीरियड होता है, दुग्ध काल, कितने समय पशु दूध देता है, कितने समय उसका ड्राई पीरियड होता है, उन सभी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे श्रावण काल में। इसके अलावा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, यानी कि साफ सुथरा दुग्ध का उत्पादन कैसे करें, वो भी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दूध निकाल रहे हैं उसमें डस्ट, मिट्टी के कण हैं, गोबर उसमें पूंछ के लग रहा है, मिट्टी लग रही है थनों पर, वो सारी चीजें दूध के अंदर जा रही हैं तो कैसा दुग्ध उत्पादन होगा, वो अस्वच्छ होगा। ठीक है, तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किस प्रकार से करें वो चीजें भी हम यहां पर देखने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मांस, दूध, ऊन, अंडे में देश में और राज्य में प्रथम स्थान, यानी कि किसका प्रथम है, किसका सेकंड है, किसका थर्ड है, किसकी उत्पादन संख्या ज्यादा है, किसकी कम है, इन सभी को हम यहां पर देखने वाले। इसके अलावा डेयरी विकास से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनको भी हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है मांस, दूध, अंडे में प्रति व्यक्ति उपलब्धता। देखिए जहां बात आती है प्रति व्यक्ति उपलब्धता की, कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता में हम कहेंगे प्रति व्यक्ति उपलब्धता में दूध कितना पीना चाहिए, अंडे प्रति वर्ष कितने खाने चाहिए, मांस एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए। जैसे हमने कहा प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें तो 1138 ग्राम या हम कहें 1 किलो 138 ग्राम प्रतिदिन पशु को, हम कहें प्रतिदिन व्यक्ति को दूध पीना चाहिए। 34 अंडे प्रतिवर्ष उसे खाने चाहिए। 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष जो मांस है वो उसके लिए उपलब्धता दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी बातें लेके हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के दौरान, डेयरी साइंस वाले टॉपिक के दौरान। ठीक है, ये तो पार्ट का सिलेबस हो गया कौन सा हमारा, तीसरा। और लास्ट बचता है कौन सा, जिसे हमने नाम दे दिया है अदर या अन्य। नेक्स्ट आता है पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 के द्वारा हमने उसको नाम दिया है अदर, यहां हम इसे कह सकते हैं अन्य। ठीक है, यानी कि चौथा पार्ट हमने कौन सा लिया है, अन्य का लिया है। यानी कि पशुपालन में या एनिमल हस्बेंड्री में पशु परिचर भर्ती सिलेबस के दौरान जितने भी मोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। कौन कौन से टॉपिक को, जैसे मान लीजिए पशु आहार, इसके अलावा चारा फसलें, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा पशुओं की हड्डियां में चमड़े का उपयोग, इसके अलावा पशुओं की उम्र ज्ञात करना, इसके अलावा सींग रोधन, पशु मेले, कुछ टॉपिक मैं इधर लिख रहा हूं, पशु गणना, पशु बीमा, पॉलिथीन से पशुओं में पर्यावरण को हानि, और इसके अलावा लास्ट आता है गौशाला प्रबंधन।
देखिए दोस्तों, अब जो टॉपिक हमारे बच गए हैं उनको हमने सभी को पार्ट 4 में डाल दिया है, अदर वाले पार्ट में। यानी कि इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जो पशुओं को दिया जाने वाला जो आहार है, ड्राई फीड है, ड्राई जो शुष्क चारा होता है उसकी मात्रा कितनी दी जाती है, उसमें नमी की मात्रा क्या होती है, गीला चारा कौन सा होता है वो कितना दिया जाता है, कंसंट्रेट की जो मात्रा होती है वो पशुओं को कितनी खिलाई जाती है, दाना कितना दिया जाता है, कितने बॉडी वेट पे पशुओं को कितना चारा दिया जाता है, शुष्क चारा कितना खिलाना चाहिए, हरा चारा कितना खिलाना चाहिए, कितने उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको चारा दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें लेकर हम किसमें पढ़ने वाले हैं, पशु आहार के दौरान पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है टॉपिक चारा फसलें, यानी कि पशुओं को खिलाई जाने वाली कौन कौन सी फसलें हैं जिनको चारा के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट को हम देखने वाले हैं कि खाद का जो निर्माण हो रहा है, केंचुए के माध्यम से जो खाद बनाई जा रही है उसका मेथड क्या है, उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से खाद कंपोस्ट के रूप में तैयार की जा रही है, उस मेथड को हम देखने वाले हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, एग्रो इंडस्ट्रीज के दौरान पशुओं की जो हड्डियां हैं, जो चमड़ा है, उसको कहां काम में लिया जा रहा है, क्या क्या उनके यूजेज है, क्या क्या उनको उपयोग में लिया जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। पशुओं की उम्र ज्ञात करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? पशुओं की उम्र ज्ञात करना। देखिए, पशुओं की जो उम्र ज्ञात की जाती है वो कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार से पशु की उम्र को ज्ञात किया जाता है। जैसे हम कहें कुछ मेथड की हम डिस्कस बातें करते हैं, जैसे मान लीजिए शारीरिक अवस्था को देखकर पशुओं की उम्र को ज्ञात किया जाता है, उनकी खुरों को देखकर उनकी उम्र को ज्ञात किया जाता है, पशुओं के सींगों को देखकर उनकी उम्र ज्ञात की जाती है, उनके दांतों के माध्यम से उनकी उम्र ज्ञात की जाती है। लेकिन ये सभी एग्जैक्ट तरीका नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट अगर पशु की उम्र ज्ञात करने का केवल एक ही मेथड आता है, कौन सा? रिकॉर्डली मेथड, या हम कहें अभिलेख के माध्यम से क्या की जाती है, पशुओं की उम्र को ज्ञात किया जाता है। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सींग रोदन, यानी कि जो सींग रोदन की जो प्रक्रिया है बछड़ों के अंदर जो की जाती है, 10 दिन की उम्र में उनके सींगों को दबा दिया जाता है। दबाने के लिए कौन सा रसायन उनमें काम में लिया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है? कितने टेम्परेचर पर, अगर इलेक्ट्रिक डिहोनर के माध्यम से अगर अपन सींग रोदन की क्रिया कर रहे हैं तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर लिया जाता है? इन सभी बातों को लेकर लंबा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है पशु मेले, यानी कि राजस्थान में जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं वो कब कब आयोजित होते हैं, कौन इनको आयोजित करवाता है, कितने आयोजित होते हैं, राज्य स्तर पर सभी देखने वाले हैं कि कितने पशु मेले और कौन से पशु वहां पर सर्वाधिक आते हैं। वो सभी बातें हम पशु मेलों के दौरान देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है पशु गणना, कि वर्तमान में जो पशु गणना हुई है हाल ही में वो कौन सी है, कौन सी, इसके अकॉर्डिंग गाय की संख्या कितनी है, भैंस की कितनी है, भेड़ की कितनी है, कौन से किस जिले में अधिक पशु पाए जाते हैं। वर्तमान में जो अपडेट मेथड होगा वो उसके माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पशु बीमा, यानी कि पशु बीमा के दौरान यानी कि जो पशुपालक होता है उसको जो प्रोत्साहन राशि के रूप में कितनी राशि उसको दी जा रही है, कितनी नहीं दी जा रही है, उन सभी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। और पॉलिथीन से पशुओं को व पर्यावरण को हानि, यानी कि जब पशु की अगर अपन बात करें कि पशु के पर्यावरण को जब पॉलिथीन से होने वाली जो हानियां हैं, वायु प्रदूषण के कारण होती है, या हम कहें पॉलिथीन से पशुओं के जो आमाशय है वहां पर वो डाइजेशन को रोक देती है, पाचन की क्रियाओं को बाधित कर देती है, वो सभी बातें हम इसमें लेकर डिटेल से अध्ययन करेंगे। और गौशाला का जो मैनेजमेंट है, गौशाला का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उस मैनेजमेंट को लेकर भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये तो दोस्तों हमने बात की है कि पशु परिचर भर्ती के सिलेबस को लेकर, यानी कि थोड़ा सा डिटेल से हमने विस्तार से सिलेबस का किया है कि एक एक टॉपिक को हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया है इस सिलेबस के माध्यम से। यानी इस अकॉर्डिंग अगर अपन सिलेबस को देखते हैं तो आसानी से इस प्रकार से सिलेबस को याद किया जा सकता है। क्या होता है कि जब भी कभी किसी भर्ती के लिए तैयारी की जाती है तो उसके लिए एक रणनीति बनाई जाती है कि मैं अगर इस रणनीति से अगर मैं चलूंगा, अगर तैयारी करता हूं तो 100% मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो इससे पहले क्या की जाती है, जब भी किसी भर्ती की तैयारी करें तो कुछ रणनीति ऐसी बनाई जाती है, और उस रणनीति में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है कि जो मेरा सिलेबस है जिसकी मैं तैयारी करने वाला हूं वो मेरा कंप्लीट रूप से मेरे माइंड में होना चाहिए। उसके बाद में वो अपनी आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो स्टेप है, अपना जो अगला कदम है वो उठाता है। ठीक है, तो पहली रणनीति तो क्या होगी कि पशु परिचर भर्ती में लगने के लिए पहला उसका जो पार्ट बी का जो सिलेबस है उसको हमने कवर किया। इसी प्रकार से पार्ट ए का भी सिलेबस आपको कवर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग कहाँ होने वाली है इसको भी लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए भर्ती किस में निकली हुई है, पशुपालन विभाग में निकली है, तो कहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है, पशु चिकित्सालय में पोस्टिंग मिलने वाली है। क्या इसमें वर्क रहने वाला है, माइंड में क्या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या इस भर्ती के दौरान किस प्रकार का वर्क हमें करना पड़ेगा, अगर पोस्टिंग मिलती है क्या हमें चाय तो नहीं पकड़ानी पड़ेगी, क्या 4th क्लास वाले काम तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा फिर भी क्लियर कर देता हूं, एक सहायक पद के रूप में आपको
आपको ये पद मिलने वाला है। जो सहायक कर्मचारी के कार्य होते हैं वो सभी कार्य आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि इसका जो वेतनमान कितना रहने वाला है, अगर बात करें वेतन की, अगर हमें भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आती है बात वेतन की। तो वेतन इसमें कितना मिलने वाला है, इसका जो बेसिक मानदेय जो रखा गया है वो कितना है, 12,000 रुपए इसका क्या है, बेसिक है। लेकिन टीए, डीए, एचआरए वगैरह सब कुछ लगाकर इस भर्ती के दौरान आपको 18 से 20,000 यानी कि जो रुपए है जो पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। यानी कि इस भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद में एक तरह से तो हम कह सकते हैं 18 से 20,000 रुपए का जो मंथली इनकम है वो आपको इसमें मिलने वाली है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब बातों को लेकर आज हमने डिस्कस किया था। इस प्रकार की एक रणनीति में भी हमने कहा कि सबसे पहला जिसकी भी भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमारे माइंड में कैप्चर कंप्यूटर की तरह माइंड में सिलेबस होना चाहिए, ताकि हम हर एक टॉपिक के बारे में संक्षिप्त रूप से विस्तार से उसका अध्ययन कर सकें और हम जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज का डिस्कशन तो हमारा पशु परिचर भर्ती को लेकर ही था, यानी कि एनिमल अटेंडेंट भर्ती को लेकर था। ठीक है, इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।